हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम देख रहे थे क्लास 10th की मैथ को हमने सॉल्व किया है। उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसके हमने 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हमें उसी का 5वां क्वेश्चन देखना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को समझिए और थोड़ी सी लैंग्वेज, इसमें हमें थोड़ी सी भाषा लिखनी है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को हमने इसकी संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको हर चीज बता दी थी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना, परिमेय अपरिमेय, सम विषम, अभाज्य अभाज्य भाज्य सब बता दी थी। इसमें हमें क्वेश्चन में है प्राकृतिक संख्या। तो आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इस तरीके से कहां तक, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो भैया हम जानते हैं कि यदि जब कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है तो वो संख्या हमारी हमेशा किससे, 10 से विभाजित होती है। या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उनके जो गुणनखंड होंगे, उनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। इसमें हम लिखेंगे यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसमें हमेशा ही किससे भाग जाएगा, 10 से जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 30 लिखा तो 30 को हम अगर भाग करेंगे तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी, यानी इसका 0 इससे 0 से कट जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो हमेशा 10 से ही विभाजित होती है। या हम कह सकते हैं कि उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे या अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे उसके, 2 या 5, 2 और 5 जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन हमें संख्या क्या दी गई है, 6 की पावर n। तो अगर हम देखें तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके, तो इसके तो होंगे 2 या 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर n, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। इसमें कहीं भी आपको 2 या 5 नहीं दिख रहा है। तो क्या ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय हमें बताती है, क्या बताती है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, तभी वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। इसलिए यह संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। इसलिए 6 की पावर n, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इसमें हमें इतना ही लिखना है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये 5वां क्वेश्चन था। हमने 5वें क्वेश्चन को देखा। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है,
छठवां क्वेश्चन है। इसके बाद भैया हमारा हमने पांचवा क्वेश्चन देखा, इसके बाद है हमारा कौन सा छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन हमें बताना है कि ये क्यों है। इसका क्वेश्चन नंबर, इसको क्वेश्चन थोड़ी और है लेकिन क्यों है, हमें रीजन देना है। तो भैया आपको रीजन पता होगा कि रीजन क्या होता है। हमने बताया है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी ना किसी नंबर से भाग चला जाता है, या जिनके जो भाजक होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जो खुद से कटती हैं, जिनमें भाग स्वयं का जाता है, और जिनके जो भाजक होते हैं वो केवल 2 होते हैं। तो इसके जो भाजक होंगे, भाजक का मतलब समझते हो, जिससे अपन भाग देते हैं, तो इनके भाजक केवल कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इनके भाजक कितने होते हैं, तो इनके भाजक 2 से अधिक होते हैं। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, हमने ले लिया 12, तो 12 देखो 1 के पहाड़े में भी आता है, 1 में तो सब आते हैं, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, ये 3 के पहाड़े में भी आता है, और ये 4 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में भी आता है, और ये 12 के पहाड़े। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, और ये 4 के पहाड़े में। तो ये देखना है कि हमें इनके भाजक 2 है या 2 से ज्यादा है। तो इसके अगर भाजक 2 से ज्यादा है तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी। और अगर मान लीजिए हमारे भाजक, जैसे हमने ले लिया 3, तो 3 या तो 1 से कटेगा या हमारा 3 ही से कटेगा, या हमने ले लिया 5, तो 5 या तो 1 से कटेगा या हमारा 5 ही से कटेगा। तो इनके जो ये अभाज्य, इनके जो ये भाजक हैं, ये भाजक कितने हैं, केवल 2 हैं। और अगर भाजक केवल 2 हैं तो वो हमारी होती है अभाज्य संख्या। आई बात समझ में। तो यही सब चीजें हमें इस क्वेश्चन में देखनी है कि इनके जो भाजक है वो 2 हैं या 2 से ज्यादा है। अगर 2 है तो वो अभाज्य संख्या होगी, अगर 2 से ज्यादा है तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है, हमारा पहला क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, अब भैया हम जानते हैं, हमने आपको बताया है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याओं के भाजक 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, अगर इसके भाजक हमारे 2 से अधिक हैं तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी, और इसके भाजक अगर 2 हैं तो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो भाज्य देखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के भाजक 2 से अधिक होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13। अब भैया देखो ये अलग है और यहां से ये अलग है, तो अगर इसमें से हम और इसमें से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, यहां भी 13 दिख रहा है और यहां भी 13 दिख रहा है, तो 13 को अगर हम उठा लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये 13, अब देखो इसका अगर हम गुणा कराएं तो 11 7 77 और 77 एकम 77 प्लस 1। इसको अगर हम और कराएं तो ये 77 और इसमें ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78। अब हमें देखना है कि 78 के जो भाजक होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। और हमारा, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो हम 2 तिया 6, 2 नम 18। अब ये किससे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और अब ये 13 ही से कटेगा। तो या तो हम चाहें तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 13 को 13 ही लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13 गुणा 3 दूनी
6 और फिर 13। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 2 से ज्यादा है। तो इधर हम लिख देंगे कि इसके भाजक 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरे में ऐसे ही हमें दूसरा चेक करना है, इसके भाजक क्या होंगे, तो इसको हम मिटा लेते थोड़ी। आपको इसमें भी बिल्कुल यही लाइन लिखना है कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के भाजक 2 से अधिक है। ठीक है, अधिक होते हैं। तो संख्या हमारे पास है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब आपको यहां भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 इधर है और 5 इधर है, तो 5 को उठा करके इधर रख लो। तो इधर से देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह में 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इधर से निकल जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, तो ये 5। अब इन सबका आपको गुणा करना है, यहां से यहां तक आपको ये पूरे का गुणा करना है। ठीक है, तो इधर से देखो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 एकम 24, 24 छक्के। अब इधर तक गुणा कर लो, 24 का 6 में कर लो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। अब 7 में कर लो, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, तो कितना आ जाएगा 1008, 1008। अब आगे प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणा 1008 में 1 जुड़ जाएगा तो 9, तो 5 गुणा 1009। और अगर हम चाहें तो इसमें एक और लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके जो अभाज्य, इसके जो भाजक हैं वो कितने हैं, 2 से ज्यादा है। तो बस यही हम यहां पे लिख देंगे कि इसके भाजक 2 से अधिक है, और अधिक है तो क्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 6वां क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारा 7वां, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा है, इसलिए लिखने में थोड़ी समस्या है, आप लोग समझें या किताब रख ले अपने सामने। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, और तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। 2 व्यक्ति हैं, सोनिया और रवि। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया को ये चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लग रहा है, 18 ही लग रहे हैं ना, हाँ। तो इसको लगता है 18 मिनट और इसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, तो ये सोनिया अगर चक्कर लगाना यहां से स्टार्ट करती है तो ये पूरा चक्कर 18 मिनट में लगा देती है।
और रवि भाई साहब अगर चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अगर चालू किया उनने तो यहाँ से पूरा 12 मिनट में वो पूरे चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों यहाँ से दौड़े, तो हमें ये बताना है कि ये किस समय पर दोनों व्यक्ति एक ही जगह पर मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ से दोनों दौड़े तो क्या पता यहाँ पे दोनों मिल जाएं या दोनों यहाँ पे मिल जाएं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों को एक साथ मिलाना हो तो वहां पर हम कुछ नहीं, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और हमेशा ऐसा ही करना है। कोई भी सवाल हो, अगर जब दो व्यक्ति कोई भी काम कर रहे हो और उनको हमें ये बताना हो कि एक ही समय पर ये एक काम को मतलब कर पाएंगे या नहीं, तो हमें अगर ये बताना हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी 2 नंबर दिए रहते हो उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम सीधा लिख लेंगे संख्या 18 और 12 का एलसीएम करने पर। ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 18 और 12 का आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 कटेगा नहीं, 2 तिया 6, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, और ये हमें जब तक करना होता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो हम देखें इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 36 आएगा। हमसे क्या पूछा गया था कि सोनिया और रवि कितने मिनट बाद एक ही जगह पर मिलेंगे, तो वो होगा 36 मिनट। तो हम लिख देंगे कि इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभ एक साथ प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से भैया हमने क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1.1 थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें देखना है प्रश्नावली 1.2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और आप अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।